शाम के ठीक 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। केंद्र में 2 साल पूरा करने के साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपना पूरा ध्यान अब लखनऊ पर केंद्रित कर दिया है। पार्टी किसी भी तरह यूपी की सत्ता से अपना वनवास खत्म करना चाहती है और इसी की रणनीति बनाने के लिए इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक शुरू हो गई, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बदलाव की जरूरत बताई। यूपी में बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि मुकाबला मायावती और मुलायम जैसे नामों से है और उनके सामने उतारने के लिए पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा दिखता नहीं है। इसीलिए एक बार फिर विचार हो रहा है कि अब बिहार और दिल्ली की तरह मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर दांव खेला जाए। हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में अकेले मोदी ही बीजेपी की नैया पार लगा देंगे? यूपी सीएम उम्मीदवार घोषित करने से क्यों हिचकिचा रही है बीजेपी? और क्या माया मुलायम के कद का बीजेपी के पास कोई चेहरा है ही नहीं? इसी पर बहस। हमारा आज का सवाल है, क्या यूपी में अकेले मोदी ही बीजेपी के नैया पार लगा देंगे? अपनी राय हमें भेजने के लिए मोबाइल के एसएमएस बॉक्स में जाएं। अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करें SBS स्पेस यस, और अगर आपका जवाब नहीं है तो टाइप करें SBS स्पेस नो और एसएमएस कर दीजिए 542440 पर। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से सुधांशु मित्तल, समाजवादी पार्टी से असीम वकार, कांग्रेस से यहां प्रदीप जैन और इलाहाबाद में जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है वहां से मेरे संवाददाता अमित कुमार। आप उनको टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल असीम वकार आपसे है। 2 साल केंद्र में जब मोदी जी ने पूरे किए, अपने 2 साल का हिसाब किताब देने के लिए यूपी आए। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी यूपी में हो रही है, इलाहाबाद में, और आज पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के 2 साल के कामकाज का पूरा ब्यौरा दिया रविशंकर प्रसाद ने। अगर मोदी जी के नाम पर और केंद्र के 2 साल के काम पर बीजेपी यूपी चुनाव में उतरती है, कैसे निपटेंगे असीम वकार? सर, भारतीय जनता पार्टी के 2 साल जो पूरे किए हैं, अब इनके विकास के नाम पर अगर 5 काम पूछे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े लीडर भी 5 काम नहीं बता पाएंगे जो उन्होंने ऐसे किए हों जो देश की आवाम को दिख रहे हों। कागज पे तो कर दिए होंगे, कागज पे मैं नहीं कह रहा हूं, जमीन पर हकीकत पर जो काम इन्होंने किए हो ऐसे 5 काम भी सुधांशु मित्तल जी नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, राजनाथ सिंह जी इसलिए भाग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता में कुल 12% लोग राजनाथ सिंह जी के साथ खड़े हुए हैं मुख्यमंत्री के लिए। 12% लेकर ये हुकूमत नहीं बना सकते हैं। तीसरी बात, राजनाथ सिंह जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जब भारतीय जनता पार्टी अच्छे एक ताकत वाली पोजीशन में हुआ करती थी, और राजनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन 0 पर हो गई और खत्म होने के कगार पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई थी। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास ना कहने के लिए कुछ है। मोदी जी की छवि से कैसे निपटेंगे आप असीम वकार? मोदी जी की छवि से कैसे निपटेंगे अगर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा बीजेपी ने? तो कोई छवि नहीं है मोदी जी की। हमारे मुल्क में 2002 के अलावा ना तो कोई छवि थी, ना है, ना होगी। सिर्फ आज भी लोग मोदी जी को 2002 गुजरात दंगे के लिए जानते हैं और वही उनकी अकेली पहचान है, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की कोई पहचान नहीं है। और असीम वकार साहब, आपके लिए या कुछ लोगों के लिए हो सकता है मोदी जी की छवि सिर्फ 2002 से जुड़ी हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता भारी बहुमत से, और यूपी में आपको कितनी सीटें 2014 में मिली थी वो आपको याद होना चाहिए। मैं सिर्फ ये सवाल यहां और ये बात इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं असीम वकार, ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है मोदी जी के नाम पर 2014 रिपीट किया जा सकता है। क्या कहते हैं इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी ने इस पूरे 4.5 साल में लगभग ऐसे काम किए हैं जो पिछले 50 साल में किसी सरकार ने नहीं किए थे। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे गरीबी का क्षेत्र हो। तो कह दीजिए ना, विकास के नाम पर लड़ेंगे मोदी जी की छवि से, चाहे ये तो कहिए, चाहे किसानों की बात हो। मोदी जी की छवि नहीं है सर। मोदी जी अगर छवि के नाम पर लड़ जाए और विकास के नाम पर लड़ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मोदी जी के पास सिर्फ एक एजेंडा है और वो है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने इस एजेंडे से हटकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो मैं आज वचन देता हूं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बहुत बड़ा ऐलान आप कर रहे हैं
सुधांशु मित्तल जवाब देने को बेताब है। प्रदीप जी 1 सेकंड में आ रहा हूं। अमित आपके पास भी 1 सेकंड में आ रहा हूं मैं, ये समझने के लिए कि कार्यकारिणी में हुआ क्या है। सुधांशु जी देख लीजिए, अगर मोदी जी का चेहरा आप सामने रखते हैं तो असीम वकार कह रहे हैं आपका एजेंडा एकमात्र होगा पोलराइजेशन। योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को ये चेहरा बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का, उस पर तो आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? विकास के नाम पर चुनाव लड़ने तो आप बेचैन क्यों हो रहे हैं अगर ये बना रहे हैं तो? ये खुद तय कर लीजिए आप। नहीं, हम बेचैन नहीं हो रहे हैं, हम इनका आईना देश को दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये है असलियत। ठीक है। सुधांशु जी का असली चेहरा, सुधांशु जी जवाब दीजिए। असली चेहरा है साध्वी प्राची, मोदी जी का असली चेहरा है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मोदी जी का चेहरा है योगी आदित्यनाथ, मोदी जी का चेहरा है गिरिराज सिंह, मोदी जी का चेहरा है साक्षी महाराज, मोदी जी का चेहरा है अमित शाह। ठीक है, ठीक है। असीम वकार 1 सेकंड। सुधांशु जी 1 सेकंड में आ रहा हूं, मेरे जहन में क्रॉस क्वेश्चन आ गया है, एक सवाल और आ गया। सुधांशु जी 1 सेकंड रुक जाइए। प्रदीप जी आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना जहर लोगों ने उगला, उनके दुश्मनों ने, उनके विरोधियों ने, उनको उतना ही फायदा हुआ। अब असीम वकार जो जहर उगल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी के जाल में फंस रहे हैं उनके विरोधी? अगर मोदी जी का चेहरा सामने रखा जाता है, मोदी जी को गाली देने वाले निकल निकल के सामने आएंगे और उल्टा फायदा बीजेपी को होगा। नहीं, इसमें मानक जी मेरी एक ही बात का कहना है कि पहले उन्होंने सपने बेचे, 15 लाख रुपए के सपने, 100 दिन में महंगाई कम करना, मां गंगा के अंदर जहाज चलाना, नमामि गंगे, और 2,500 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार। आज वो सारी चीजें काले साए की तरह मोदी जी के आसपास मंडरा रही हैं। आज कोई इनसे भला होने वाला नहीं है। जहां मोदी जी का चेहरा प्रोजेक्ट हुआ, उन राज्यों में करारी हार हुई। बिहार में मोदी के नाम पे चुनाव लड़े, हारे। पश्चिम बंगाल में मोदी जी के नाम पे लड़े, हारे। केरल में मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े, हारे। कौन सा ऐसा आप किसके नाम पे लड़ेंगे? हमारे पास तो हमेशा से एक रणनीति आपकी पार्टी में यूपी में वैसे ही खलबली मची हुई है, लड़ेंगे। गुलाम नबी आजाद को लाया गया है प्रभारी के तौर पे यूपी में, वो हमेशा हमारे यहाँ एक रूटीन। और प्रदेश अध्यक्ष भी नया लाने की तैयारी हो रही है। शीला दीक्षित की नौबत आ गई है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम चल रहा है यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे। इसके मतलब आपके पास भी कोई है नहीं यूपी में उतारने के लिए? इसमें मानक जी मेरा एक ही आग्रह है आपसे, कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो भी विकास हुआ है, वो विकास सिर्फ कांग्रेस के शासन काल में। आप किसके नाम पे लड़ेंगे बता दीजिए? राहुल गांधी के नाम पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी? निश्चित रूप से वो हमारे नेता हैं, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा होगा विकास। सुधांशु जी अब आप बताइए सुधांशु जी, ये आप इतने कंफ्यूजन में क्यों हैं कि किसको सामने रखें या मोदी जी को रखें? मानक जी, पहले तो एक छोटी छोटी टिप्पणी कर दूं। वकार साहब के तेवर और तीखा अंदाज और जो चिड़ा हुआ अंदाज था, उसको देख के आप सोच सकते हैं कि कितनी कुंठा में वकार साहब जो है अपना वक्तव्य दे रहे थे। वकार साहब भाषा की शैली और अभिव्यक्ति में थोड़ी नम्रता लाइए। कुंठा में नहीं, अगर हम इतने ही खराब है तो आपको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। मित्तल जी बहुत, एक सेकंड मैं बोल लूं, आप जब बोले तो मैं वकार सुन लीजिए पहले। वकार साहब मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। वकार साहब मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला। हाँ बोलिए सुधांशु। वकार साहब बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला, मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। तो मेरा कहना, हम इतने ही खराब है, मोदी जी इतने ही खराब है, तो वकार साहब आपको तो खुश होना चाहिए, आपका तो काम वैसे ही हो जाएगा। जहां तक अभी मैं जैन जी का सुन रहा था, वो बोल रहे थे जितना भी यूपी में विकास हुआ कांग्रेस के जमाने में हुआ। प्रदीप जी, आपको ध्यान है कि कांग्रेस की यहाँ सरकार पिछली बार कब थी? मुझे नहीं लगता आपको ध्यान होगा कि 25-30 साल में तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं रही है यहाँ पे यूपी के अंदर। इसीलिए तो यूपी का विनाश हो रहा है। कौन से विकास की बात करेंगे? मेरे सुनिए। अब प्रश्न आता है, देखिए अब ये आता है यूपी का परिपेक्ष क्या है। पहले यूपी का आज का जो परिपेक्ष है, उस परिपेक्ष में वहां की कानून व्यवस्था जो है, उससे लोगों में एक दहशत है, एक प्रशासनिक अराजकता, एक कानून और व्यवस्था में एक अराजकता का माहौल है। और उसका कारण स्वाभाविक है। जहां थानों में नियुक्तियां जाति और धर्म के आधार पर जब करी जाएंगी, तो वहां पे कभी तो इससे निजात कौन दिला सकता है सुधांशु जी? तो आज के दिन सुनिए, वही बता रहा हूं मैं। एक मिनट दे दीजिए बस मानव जी। तो आज जो है लोगों में सर्वप्रथम जो आवश्यकता इस समय नई सरकार की दृष्टि से देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था पे
कौन नियंत्रण रखेगा, कौन निरंकुश जो व्यवस्था हुई है उसमें अंकुश कौन लगाएगा। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा में चाहे, और दूसरा उसके साथ साथ उतने ही त्रस्त ये भ्रष्टाचार से रहे हैं। आपको ध्यान होगा मायावती जी का कार्यकाल जो था उसमें एक रिकॉर्ड बना था भ्रष्टाचार का, और लोग इतने क्षुब्ध और इतने आक्रोशित हुए कि जिसको कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, उन्होंने उनकी छुट्टी कर दी है। तो लोगों के सामने दो प्राथमिकताएं हैं, एक कानून व्यवस्था और दूसरी भ्रष्टाचार। थोड़ा बीजेपी पे भी आ जाइए अब इन सुधांशु जी। दोनों चीजों में भाजपा का, मैं वो बीजेपी पे आ गया, दोनों विषयों पे भाजपा के प्रति लोग बहुत ज्यादा आशावान हैं। 2 साल में नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने कार्यकाल देखा, जहां रोज घोटाले का एक संस्कृति बनी हुई थी केंद्रीय स्तर पर, वहां एक उंगली किसी भी मतलब आप सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करने जा रहे हैं ना, मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे। आप भी देख लीजिए यूपी के संदर्भ में 2 साल के केंद्र की सरकार का कामकाज गिना रहे हैं आप। आखिरी चीज, अब आपने कहा कि आप नाम घोषित करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे स्मरण आ रहा है कि 2012 में 2013 में यही चलता था कि भाई आपका पीएम कैंडिडेट होगा नहीं होगा, मोदी जी होंगे नहीं होंगे। मैं तब भी कहता था कि भाई जो काम हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, कम से कम ना तो मुझसे वो काम करवाइए, ना मीडिया को वो काम करना चाहिए। कोई तो राय तो होगी सुधांशु जी आपकी। इतने सारे नाम चल रहे हैं और लोग आगे बढ़ बढ़ के भी आ गए हैं। वरुण गांधी के पोस्टर इलाहाबाद में लगे हुए हैं, स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है, कभी उमा भारती का चल रहा है, योगी आदित्यनाथ का चल रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह मना ही कर चुके हैं। इतने सारे सीएम के कैंडिडेट हैं आपके यहाँ, बताइए। हम देखिए किसने किससे मनाही करी, आपसे तो नहीं करी मानक जी, तो माफ करिएगा। मीडिया की रिपोर्टों को लेके अगर उनको सत्य, अच्छा 1 सेकंड रुक जाइए फिर, अब 1 सेकंड रुकिए, अब मैं आपको खबर बताता हूं, फिर रुकिए, खबर बताता हूं मैं आपको। अमित कुमार सीधे वहीं मौजूद हैं जहां आपकी ये नेशनल एग्जीक्यूटिव चल रही है। अमित जरा बताइए, यूपी को लेकर कैसे पसोपेश में फंसी है बीजेपी, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले दिन क्या हुआ आज यूपी के सिलसिले में? देखिए, हालांकि अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज्यादा कोई चर्चा ऐसा नहीं हुई है। जब 8 बजे जब शुरुआत हुई तो अमित शाह ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश का जिक्र किया और ये कहा कि हम उसको जीतेंगे और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की बात की। लेकिन जो चेहरे को लेकर है, एक अजीब से उहापोह की स्थिति में पार्टी है। दरअसल बिहार के बाद पार्टी में लगने लगा था कि उत्तर प्रदेश में एक चेहरा दिया जाए, खास करके असम में जीत के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये भी एक बड़े नेता ने ये कहा कि जो भी चेहरा हो वो चेहरा कम से कम मुलायम मायावती के बराबर का हो, और वो चेहरा इकलौता चेहरा है आपके पास, वो राजनाथ सिंह है। पर वो तो मना कर चुके हैं, जाने को तैयार नहीं है। बीच के फार्मूले की बात आई कि उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए, वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। अब दिक्कत ये है कि पार्टी बात कर रही है, दलितों के वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश कर रही है, यादव को छोड़ के बाकी ओबीसी पे वोट बैंक को सेंध मार रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि बिना चेहरे के, दिक्कत यही है कि बिना चेहरे के अगर वो मैदान में उतरती है तो उसे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे को अब वो खराब नहीं करना चाहेगी, क्योंकि बिहार में जिस तरह से हार हुई, दिल्ली में हार हुई, लगातार प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद हार हुई। ऐसे में, और दूसरी बात, तमाम दावे भले कर ले लेकिन बीजेपी अभी पूरे कंफ्यूजन में है। बीजेपी को इस बात का डर है कि उत्तर प्रदेश में नतीजे उस तरह के नहीं होंगे जैसे वो सोच रहे हैं, क्योंकि मायावती यहाँ स्ट्रांग फैक्टर है। तो इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को डर रही है कि नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर उस चेहरे को खराब न किया जाए, क्योंकि पार्टी में लगभग ये तय माना जा रहा है कि अब 2019 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को बेवजह आगे न किया जाए। लगभग सहमति बनी हुई है। ऐसे में एक कंफ्यूजन है कि क्या किया जाए, और इसीलिए पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि चेहरा देना है नहीं देना है। अभी इसी बात को लेकर डिस्कशन हो रहा है, और संभावना है कि आज रात जब प्रधानमंत्री सर्किट हाउस में होंगे, तमाम बड़े नेता होंगे, तो आज इसको लेकर चर्चा होगी कि इस बात को लेकर कि क्या चेहरा दिया जाए या ना दिया जाए, इस पे बात कम से कम आज जरूर होगी। ठीक है सुधांशु जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं। मैं असीम वकार से ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी आगे करती है, जिसकी संभावना काफी लग रही है अभी भी कि और कोई चेहरा, राजनाथ सिंह ने मना कर दिया, अगर योगी आदित्यनाथ को आगे किया, पीछे नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, अगर ये आक्रामक प्रचार यूपी में हुआ असीम वकार, उससे कैसे निपटेंगे फिर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब जानते हैं कि एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है। लोग इसका नाम भारतीय पार्टी कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो अगर ये योगी आदित्यनाथ को सामने करते हैं जैसा कि अंदेशा चल रहा है, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी मानसिकता की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी
कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है असीम वकार साहब, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। प्रदीप जी, मैं फिर से ये समझना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी की भी बीजेपी से कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है यूपी में सीएम कैंडिडेट को लेकर। आपके पास भी कोई चेहरा नहीं है और आप भी कंफ्यूजन में हैं। अगर मोदी जी के नाम पर कांग्रेस के सामने और बाकी पार्टियों के सामने बीजेपी उतर जाती है यूपी में, क्या लगता है आपको? आप कह रहे हैं बिहार और दिल्ली वाला एग्जाम्पल है, लेकिन हाल के दिनों में असम भी देखा हमने, जहां एक लोकल कैंडिडेट दिया गया। अगर उसी तरह योगी आदित्यनाथ देते हैं फिर तो मानक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इनका जो सर्वे चल रहा है कि कौन व्यक्ति प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण कर सकता है, क्योंकि इन्होंने विकास में कुछ नहीं दिया। 17.5 करोड़ नौजवान आज प्रधानमंत्री से रोजगार मांग रहे हैं। मन की बात बोलते हैं लेकिन बेरोजगारों की बात नहीं सुनते। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ एक झांसी में BHEL की यूनिट थी जिसमें 4000 लोगों की छटनी हो गई। मैं पूछता हूं कि रोजगार दिया नहीं, कोई योजनाएं दी नहीं है। तो आप भी 2 साल के मानक जी, आप भी स्मार्ट बीजेपी सिटी के दी नहीं 2 है। साल के कामकाज को निशाना गंगा बनाएंगे। अभी तक शांत है। पानी के नाम पर खाली ट्रेन भेजी और नूरा कुश्ती है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। बकार साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन इस बात को समझ लें कि एक अतिवाद पर ये जाते हैं, एक अतिवाद पर आप जाते हैं। आज यूपी का व्यक्ति विकास चाहता है और विकास के नाम और ये पर दोनों इनका आपके कोई- निशाने पे रहेंगे, है ना? निश्चित रूप से तीनों दल हमारे निशाने पे रहेंगे। ठीक है। और मैं इनको विकास का अच्छा सुधांशु जी, जल्दी से 20 सेकंड ब्रेक लेना है, उसके बाद सुधांशु जी। एक कहावत है प्रदीप जी के लिए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तो आपको आने वाला मेरा समय तेरा बताएगा। नहीं। आप इस तरह का और- अहंकार नहीं पालिए। देखिए मित्तल साहब, आप प्रदीप जी, इतने मैं बीच अच्छे में नहीं प्रवक्ता बोलता। हैं, आप नहीं, ऐसा देखिए, अहंकार प्लीज, ऐसे प्रदीप जी, शब्द मैं मत बिल्कुल नहीं पालिए। बीच में बोलता। प्रदीप जी, मैं कभी भी बीच में ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं आप? अच्छा, आपको लगता है कि अरे आप भी तो बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे, वो सुन रहे थे। मुझे लगता चलिए है- ब्रेक लेना पड़ेगा। सुधांशु मुझे जी लगता है ब्रेक मेरी ले रहा बात हूं। तो करने दीजिए। सुधांशु जी ब्रेक ले रहा हूं सर, ब्रेक के बाद आ रहा हूं आपके पास। यहीं से शुरू करेंगे जहां से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह हो रही है। सबसे बड़ा सवाल में वक्त हो गया है आपकी राय का। हमारा सवाल वही है, आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी के दम पर, सिर्फ अकेले मोदी के नाम पर बीजेपी की नैया पार लग सकती है यूपी में? अब आपने हमें जो एसएमएस भेजे हैं हमारे दर्शकों ने, उनकी राय क्या कहती है? देखिए 78% लोग कह रहे हैं हां बीजेपी की नैया अकेले मोदी पार लगा सकते हैं। 22% कह रहे हैं नहीं। मुझे पता है प्रदीप जी और असीम वकार इस पोल के नतीजे से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। चलिए मान लेते हैं ये बीजेपी के सपोर्टर हैं। असीम वकार, मान लिया, आप इस पोल को इससे पहले की धराशायी करें, उसकी धज्जियां उड़ाएं, उस पर हमला करें, उससे पहले मैं मान लेता हूं कि चलिए मान लिया कि ये बीजेपी के सपोर्टर हैं। लेकिन फिर भी असीम वकार साहब, अगर मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, प्रदीप जैन कह रहे हैं नूरा कुश्ती बीजेपी और एसपी की हमेशा होती है, दोनों को अपना अपना फायदा होता है। लोकसभा चुनाव में यही हुआ था, फायदा बीजेपी और मोदी जी को होने वाला है। असीम वकार, देखिए जिस तरह योगी जी मेरा उम्मीदवार बना सकते हैं, तो उससे तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी मानसिकता साफ हो रही है कि ये विकास वाले लोग हैं या विनाश वाली मानसिकता वाले लोग हैं। जो विनाश की मानसिकता रखते हैं वही विनाश पुरुष को आगे करेंगे। और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी ख्वाबों की सौदागर है। जिस तरह से आपने देखा होगा पूरे देश में एक कंपनी चलती है चिटफंड कंपनी, वो लोगों को झूठे ख्वाब दिखाकर और झूठे वादे करके हड़प कर उनका पैसा अपना खजाना भरती है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चिटफंड कंपनी लिमिटेड ने लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए। अच्छा असीम वकार सुनिए, असीम वकार आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूं, हमारे एक दर्शक ने आपके लिए एक ट्वीट किया है, आपके लिए ट्वीट किया है। सोच रही है कि सुन तो लीजिए, दोबारा कैसे ठगा। हमारे एक दर्शक ने आपके लिए ट्वीट किया है, आपने, हाँ आपके लिए, आपने इस कार्यक्रम के पहले हाफ में कहा था आप संन्यास ले लेंगे अगर मोदी जी के दम पे चुनाव लड़के बीजेपी जीत गई। हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि 1998 मुलायम ने भी कहा था 1998 में कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई राजनीति छोड़ देंगे। तो असीम वकार दोहरा दीजिए एक बार फिर से जो आप कह रहे हैं।
मुलायम ने तो छोड़ी नहीं थी, ये कह रहे हैं। क्या असीम वकार छोड़ेंगे? फिर मैंने आपसे कह दिया कि मैंने ये कहा था कि विकास के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और इनके पास विकास के नाम पर कोई मुद्दा अगर होता हो, या विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद विनाश पे पड़ी है, सांप्रदायिकता पे पड़ी है, तोड़ने पे पड़ी है, अच्छा, मतभेद पे पड़ी है। चलिए ठीक है। अब सुधांशु जी को जवाब दे दीजिए, बहुत देर से सुन रहे हैं ऐसे सुधांशु जी। दुश्मनी के अलावा ये विकास के नाम पे चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है। सुधांशु जी, कश्मकश क्या चल रही है सुधांशु जी बीजेपी में? आप 2 साल का कामकाज मोदी जी का गिना तो रहे हैं, लेकिन पसोपेश क्या है, प्रॉब्लम क्या है? एक शेर ध्यान आता है सर, इन्हें खाली कागज पे नाम गिनाए हैं, जमीन पे इनसे बताइए कि 5 की बता दें कहां चला रहे हैं। सुन तो लीजिए, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। अब आप सुन भी पास लीजिए। कहने के लिए 5 योजनाएं बहुत अशिष्टता है, 2 साल हो गए, बहुत अशिष्टता है, सिवाय फरे पे कुछ नहीं। बहुत मोदी जी के नाम पे असीम वकार इतने बेचैन पता नहीं क्यों हो जाते हैं। सुन लीजिए, सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। हाँ सुनिए। हाँ सुधांशु जी, तभी मैंने कहा जिक्र मेरा हुआ तो चिढ़ के कहा, किस दीवाने की बात करते हो। अच्छा, प्रश्न आता, आप फिर कह रहे हैं कि हम लोग किसी शिशुपंज में पड़े हुए। हाँ, पसोपेश क्या है, समस्या क्या है? क्या मोदी जी के नाम पर इतना भरोसा है कि अकेले वो जिता देंगे? मैं बता रहा हूं, सुनो ना, सुनिए। जब मोदी जी के नाम का ऐलान हुआ था, वो 13 सितंबर 2013 को हुआ था, और चुनाव के नतीजे 16 मई को आ गए थे, तो 8-9 महीने पहले हुआ था। ऐसी स्थिति कुछ यूपी में भी है। भाजपा अपनी रणनीति, चेहरा क्या है, कौन है, क्या है, नेतृत्व क्या है, किसके नेतृत्व में होने वाला है, मुद्दे क्या है, हम अपनी रणनीति एक समय की सारी तो बताएंगे। पहले से अपना ढिंडोरा पीटना और अपनी रणनीति को बता के रखना शायद कितना साल तक होगा, नहीं होगा, इस पे हमारे अपने आप पे मूल्यांकन होते हैं। तो मेरा मानक जी से आपसे एक निवेदन है, ये कयासे छोड़ दीजिए, क्योंकि ना आपको या ना किसी भी व्यक्ति को ये स्पष्टता से पता है कि किसके नाम पे और किसके चेहरे पे और किसके काम पे और किसकी मेहनत पे ये चुनाव हम लोग जीतने वाले हैं। हाँ, एक चीज तय है, हाँ, कि अगला यूपी का चुनाव जो है हम लोग जीतने वाले हैं। अभी वकार साहब बड़ा उससे कह रहे थे, वकार साहब देखिए, लोगों को तो ये पूछना है कि भाई ये सरकार है किसकी, इस सरकार का मालिक कौन है, सरकार का मुखिया कौन है। वहां तो 5-5 मुखिया दिखते हैं, 5-5 भाषाएं होती है, 5-5 वक्तव्य एक साथ दिए जाते हैं, जवाबदेही किसी की नहीं, अधिकार अच्छा, सुधांशु जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। सर, हमारे सुधांशु जी एक सेकंड। आपके यहाँ तो पूरी की पूरी सरकार। असीम वकार एक सेकंड रुकिए जरा, आपको बीजेपी के अंदर की खबर थोड़ी और बताता हूँ। अमित के पास चल रहा हूं मैं। असीम वकार सुनिएगा जरा, इलाहाबाद चल रहे हैं, इलाहाबाद अमित कुमार मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, आप कह रहे थे आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन यूपी को लेके खास चर्चा नहीं हुई, लेकिन क्योंकि आप बीजेपी कवर करते हैं अमित, बहुत सालों से करते हैं आप, बीजेपी के अंदर भी आपके काफी सूत्र हैं, कई नेताओं से बात होती है, क्या लग रहा है अमित, किसके नाम का ऐलान हो सकता है? देखिए, बीजेपी सबसे पहले तो बीजेपी को ये तय करना है कि ऐलान करना, नाम किसी का आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, क्योंकि वही वो की स्थिति है। क्योंकि पार्टी के पास उस लेवल का या उस कद का, मायावती या मुलायम के कद का कोई नेता ही नहीं है। हाँ। तो ऐसे में पार्टी को पहले तो ये तय करना है कि नाम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, क्योंकि राजनाथ के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है। क्योंकि कल्याण सिंह अब इतने उम्रदार हो गए हैं, राज्यपाल भी है, और सबसे बड़ा कि एज फैक्टर, एक कल्याण सिंह इकलौते नेता के तौर पे माने जाते हैं बीजेपी में। आज भी उनकी पॉपुलैरिटी जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अब उस स्थिति में नहीं है। और दूसरे अगर कोई नेता है तो एक कलराज मिश्रा है, जो कि ब्राह्मण के तौर पे, और उनकी पहचान के बारे में पार्टी के बड़े नेता भी कहते हैं कि हर बूथ में उनको लोग जानते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह के साथ बड़ी अजीब सी स्थिति है। जब वो मुख्यमंत्री थे, इसके बाद जब चुनाव लड़े, उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया था, तो पार्टी की बहुत बुरी तरह हार हुई थी, और इसके बाद लगातार पार्टी खत्म होती चली गई, एक तरह से हाशिए पे चली गई। इसके बाद क्या हुआ है कि दिक्कत यह है कि राजनाथ लौटना नहीं चाहते, और पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि जो उनके तुरुप का पत्ता है, जो ट्रम्प कार्ड है नरेंद्र मोदी, उनका इस्तेमाल करके क्या उनको दांव पे लगाया जा सकता है। क्या पार्टी इस स्थिति में है, क्या सच में ग्राउंड रियलिटी यह है कि पार्टी इतनी मजबूत पूरे उत्तर प्रदेश में हो गई है कि वो अपने दम पर चुनाव जीत सकती है, मायावती और मुलायम को हरा सकती है? ये कई ऐसे फैक्टर्स, और इसीलिए आज की रात बहुत अहम है यहाँ पे, क्योंकि आज रात को जब सर्किट हाउस में बैठेंगे प्रधानमंत्री होंगे, उस समय तमाम जो नेता है, क्योंकि आज कोई सरकारी काम नहीं है, सारे लोग बीजेपी से सिर्फ जुड़े हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए यहाँ पर आए, तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होगी, और इस बात को लेकर चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश में अगर आगे बढ़ना है तो पहले ये तय करना पड़ेगा, रोड मैप में पहले ये तय करना पड़ेगा कि सेनापति के बिना या सेनापति के साथ
तब जाकर आगे का रोड मैप तैयार होगा। तो आज मुझे लगता है कि पार्टी इस बात को लेकर चर्चा करेगी। अभी तक ठीक है। ऑफिशियली उत्तर प्रदेश में चेहरे को लेकर चर्चा नहीं हुई है। हाँ ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपको जाना है, कई नेताओं से और आपको बातचीत करनी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है प्रदीप जी आपने भी सुन कमेंट कर दूं। हाँ सुधांशु जी एक सेकंड बस, प्रदीप जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं सुधांशु जी, अगर मान लीजिए पोलराइजेशन की कोशिश भी होती है, आप कह रहे थे बीजेपी एसपी नूरा कुश्ती करते हैं, लेकिन फायदा तो उन्हीं दोनों पार्टियों को होता है। नहीं इसमें, और सुधांशु जी कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप क्या करेंगे ये बताइए। नहीं, एक तो मैं सुधांशु जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन इनका अहंकार ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी लोगों ने नकार दिया, केंद्र में 2 साल बुरा हाल, लोगों ने केंद्र की सरकार को भी नकार दिया। ये दोनों के बीच में ध्रुवीकरण की जो रणनीति है वो आने वाले समय में आपको तो मैं ये एक आप बात बताना चाहता हूं। किसके चेहरे पे आप ये मुद्दे उठाएंगे? नहीं, मैं आपको बता, एक मेरी पूरी 2 सवाल थे आपके, जो आपने अभी जनादेश दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी का कॉल सेंटर है। बिहार के चुनाव के समय में भी मोदी के नाम पर इसी तरह वोटिंग हुई थी, दिल्ली में भी हुई थी, लेकिन बाद में परिणाम क्या हुआ? हमारे पास बहुत चेहरे हैं। खुला है ये हमारा जो मंच है ये खुला हुआ है। आप भी खोल लीजिए कॉल सेंटर, खूब एसएमएस करवाइए। हमारा जनता की राय है, जनता के लिए खुला है। उत्तर मैं तो असीम बकार से कहूंगा वो भी खुलवा ले। मानक जी एक हमारा निवेदन था, एसएमएस करवाइए। मेरी 1 मिनट की बात खुला है हमारा, 1 मिनट की मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 18 सभाएं की थी। झांसी में गए थे, उन्होंने कहा था मैं देश का चौकीदार बनूंगा। यहाँ के लोग 365 दिन में जो बाहर पलायन करते हैं, गुजरात दिल्ली जाते हैं, 150 दिन काम करेंगे, 165 दिन माता पिता की सेवा करेंगे, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। ये वायदे, ये सपने उन्होंने पूरे प्रदेश में बेचे। आज उनके चेहरे के नाम पर 50 सीटें भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगी। हम पूर्ण बहुमत से सरकार, हमारे यहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी यूपी में। आपको देखना पड़ेगा ये, जिस तरह देखना पड़ेगा ये, जिस तरह सर ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड कर लो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड कर लो आप। इसको बचा मैं के एक रखेंगे। स्टाम्प पे लिख सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। शीला दीक्षित के नाम पर निश्चित रूप से वो भी हो सकती है। वो हमारा वहाँ का एक पूरा बोर्ड है। खुल जाएगी और सुबह हो जाएगी। एक सेकंड असीम बकार कुछ कह रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं प्रदीप जैन के इस कमेंट पे, क्या कह रहे हैं असीम बकार? मैंने कहा कि और उसके बाद प्रदीप जैन भाई की आंख खुल जाएगी और सुबह हो जाएगी। नहीं, वो आपका अपना वो है, आप भी सपने बेचने वालों में शामिल हो गए। अच्छा एक सेकंड, इससे पहले जाने से पहले बस मैं जरा सुधांशु जी एक सेकंड में जरा एसएमएस पोल के नतीजे दिखा रहा हूं कैसे बदल रहे हैं। क्या अकेले मोदी बीजेपी की नैया पार यूपी में लगा देंगे? अब देखिए आंकड़ा बदल गया, अब 58% हो गया है, हाँ 42% हो गया है। नहीं, यानी कि कांग्रेस और एसपी के कॉल सेंटर वालों ने भी एसएमएस करना शुरू कर दिया। नहीं, इसमें और क्या आपके पक्ष में जाएगा? मोदी जी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे लड़े तो बोलेंगे बीजेपी के नाम पे लड़े, इनका ट्रेंड नीचे की तरफ जाना है। अच्छा सर ये टाइम खत्म हो रहा है। सुधांशु जी क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं। सुधांशु जी बीजेपी में इतने सारे चेहरे आप सब कह रहे हैं हकीकत, लेकिन सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बहुत अच्छी, ये बहुत वकास साहब और प्रदीप जी के लिए कह रहा हूं। बाकी प्रदीप जी आप जो है आप राहुल जी का चेहरा दिखाएंगे या अपना क्या कहते हैं प्रियंका जी का दिखाएंगे या और किसी को ढूंढ ढांढ के लाएंगे परिवार से? ये अपने घर में पहले तय कर लीजिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ सब है, आपको समय पे दिखाई देगा, बता के आपको समय पर सारे चेहरे दिखाई देंगे कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कांग्रेस किसको प्रस्तावित कर रही है। अपने घर में हमारे सर मेरा टाइम खत्म हो गया, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। तो देख लीजिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों यूपी में सीएम का कोई चेहरा प्रोजेक्ट करने को लेकर एक ही तरह की दलील दे रही हैं। समय आएगा तब पता चलेगा। और एसपी और बीएसपी दोनों कांग्रेस और बीजेपी से पूछ रही हैं हमारे सामने आप किसको खड़ा कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्योंकि नजर बीजेपी पर ज्यादा है। मान लीजिए प्रदीप जी कि आपकी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं बनने जा रही, बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं बनने जा रही। बीजेपी देखते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के दम पर चुनाव लड़ती है या फिर कोई चेहरा उतारती। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी आपका, प्रदीप जी, असीम वकार, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल के आखिर में हमारे एसएमएस पोल का फाइनल रिजल्ट यानी आखिरी नतीजा। सवाल यही था, क्या अकेले यूपी में मोदी ही बीजेपी की नैया पार लगा सकते हैं? अब देखिए 59% लोग कह रहे हैं हाँ, 41% लोग कह रहे हैं। जाते जाते जल्दी से प्रदीप जैन जी यहां स्टूडियो में है कांग्रेस की तरफ से, आप तो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं जी, आपको क्यों नहीं यूपी में सीएम का चेहरा बनाती है आपकी पार्टी? निश्चित रूप से मैं एक कार्यकर्ता हूं
और मैं चाहता हूं कि एक कार्यकर्ता ही बना रहूं और मैं चाहता हूं कि एक आप फंस बार गए प्रदीप यूपी जी। के लोग प्रदीप जी फंस विकास गए। की गंगा देखें। प्रदीप जी फंस गए। नहीं, हम चलिए बिल्कुल हमारे मन ठीक में है, कोई जैसी कंफ्यूजन बीजेपी में वैसी कांग्रेस में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी स्टूडियो में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर में हमारे एसएमएस पोल का फाइनल रिजल्ट यानी आखिरी नतीजा। सवाल यही था, क्या अकेले यूपी में मोदी ही बीजेपी की नैया पार लगा सकते हैं? अब देखिए 59% लोग कह रहे हैं हाँ, 41% लोग कह रहे हैं। जाते जाते जल्दी से प्रदीप जैन जी यहाँ स्टूडियो में है कांग्रेस की तरफ से। आप तो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं जी। आपको क्यों नहीं यूपी में सीएम का चेहरा बनाती है आपकी पार्टी? निश्चित रूप से मैं एक कार्यकर्ता हूं और मैं चाहता हूं कि एक कार्यकर्ता ही बना रहूं और मैं चाहता हूं कि एक आप फंस बार गए प्रदीप यूपी जी। के लोग प्रदीप जी फंस गए। विकास की गंगा देखें। प्रदीप जी फंस गए। नहीं, हम बिल्कुल हमारे मन ठीक में है, कोई जैसी कंफ्यूजन बीजेपी में वैसी कांग्रेस में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी स्टूडियो में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज 24।